हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं बैंकिंग। जो आपका जीके का पोर्शन है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं दैट इज़ योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बैंकिंग के अंदर जो आपका जीके से रिलेटेड सेक्शन है उसमें अगर बात करें तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। बट यस, उन्हीं टॉपिक्स में आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उनके जो वर्किंग है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि क्या काम उनका है। एंड द सेकंड थिंग इज़ द हेडक्वार्टर्स, जो जहाँ जहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, बट यस डेफिनेटली कि हर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। देर आर सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करें, और साथ के साथ जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं या फिर वर्किंग जो है किस तरह से वो काम करते हैं, क्या उनका जो काम करने का तरीका है, किस तरह से वो चीज़ें जो हैं हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहूँगा अभिपीडिया की तरफ से। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीओ हो, क्लरिकल एग्ज़ाम हो, तो उस केस में आपके लिए जो कोर्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल होंगी, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस। जस्ट इन केस अगर आप लाइव क्लासेस को नहीं भी लगा पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन भी आपके पास अवेलेबल है, और अगर इन रिकॉर्डेड सेशन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो उसके लिए अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी की जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री मेंटरशिप जो है वो भी आपको इसके साथ ही अवेलेबल होगी कोर्स में। अब देखिए, अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या इसे परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जो कि abhipedia.abhimanyu.com के नाम से है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि 7837773651 है, तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए नंबर यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ, 7837773651। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहें या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स से रिगार्डिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो हमारे सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? चार ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। वाशिंगटन डीसी यूएसए है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सिटी, एंड ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड नेशंस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस जो है 1945 में इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी, एंड द रीज़न ऑफ दिस फॉर्मेशन वो क्या था आप जानते होंगे कि 1945 ये उस समय का दौर है जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो बहुत सारी कंट्रीज़, वर्ल्ड वॉर इसीलिए कहा जाता है कि लगभग उसके अंदर काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी इन्वॉल्व थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिणाम निकल के आए थे उसके बाद जो कंट्रीज़ थी और सभी कंट्रीज़ जो जीती थी वो भी जो हारी थी, उनको सभी को इकोनॉमिक लॉस जो है वो देखने को मिला था, और ऐसा अज्यूम किया जा रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन नहीं पैदा होगी या नहीं हो सकता है। बट सर्टेनली कुछ सालों के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन बनती है, और उसमें भी फिर वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं इन्वॉल्व होती हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप की जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इकोनॉमिक लेवल्स पे भी ख़राब चल रही थी। वहाँ पे खाने के लिए जो है प्रॉपर फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं थे,
रिसोर्सेज की कमी आ गई थी और कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिसाइड किया गया, कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस के रूप में बनकर आई। और इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन ना प्रिवेल हो और किसी भी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसे यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे रिजॉल्व किया जा सके। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ए बी सी या डी। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। राइट आंसर है आपका द न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज इन द न्यूयॉर्क सिटी। इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द 1945, aim to maintain the international peace and the security, fostering friendly relations among the nations and promoting social progress। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, और वो 2-3 क्वेश्चन इस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर इस टॉपिक से इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई एंड द रीज़न आपको पता है कि क्यों हुई। उसके अलावा अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, क्योंकि 1945 के बाद अगर बात करें तो मेजरली जो पावर है ना इट इज़ कंसंट्रेटेड इन दी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनकी हालत ख़राब चल रही थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जो है, यूएसए जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक पावर बन के उभरा था। दैट्स वाई आपको जो ऑफिस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में और यूएसए के अंदर। और इस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड जो चीज़ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो क्या है कि इसका काम क्या है। तो इसका काम क्या है, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को और फ्रेंडली रिलेशंस जो है उनको फोस्टर करना अमंग द नेशन एंड प्रमोट द सोशल प्रोग्रेस। तो ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था, ठीक है। तो आपको पता लग गया है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है आपको, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स। 4 ऑप्शन आपको नजर आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस। तो क्वेश्चन है उसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे मेंशन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या फिर उससे संबंधित किसी भी तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हेल्थ जो है वो मैंशनड है, तो ये ऑब्वियसली हेल्थ के सेक्टर में काम करता है। बट यहाँ पे 3 हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका इजी आंसर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is responsible for the regulating international trade. It aims to facilitate smooth global trade by administrating trade agreement, resolving trade dispute and providing forum of trade negotiation. Its headquarter in the जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको देना चाहते हैं। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करती है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने का काम करती है। और इसके अंदर अगर बात करें जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली होता क्या है ना कि बहुत सारी कंट्रीज़, अब ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है तो बहुत सारी कंट्री आपस में ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया भी रशिया से सामान खरीदता है, रशिया इंडिया से खरीदता है। उसके बाद इंडिया का रिलेशन यूएसए से भी है, ठीक है, अदर यूरोपियन कंट्री से भी है। जस्ट इन केस कि किसी तरह की कोई ट्रेड जो एक एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है 2 कंट्रीज़ के बीच में और बाद में उसका कुछ आपका जो एग्रीमेंट है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है। यही इसका जो मेन वर्क है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक, की जो वर्ल्ड बैंक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक, उसका मेन रोल क्या है, प्रमोशन या फिर प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, provide loans for the development project, control inflation rates globally and mediate between countries during conflicts। तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो ये एक बैंक है। अब जैसे वर्ल्ड टर्म इसके अंदर लगी है तो इसका मतलब ये है कि किसी कंट्री का बैंक नहीं है। जैसे हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो सेंट्रलाइज बैंक है इंडिया का, तो वो कोई एक कंट्री का बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है।
तो उसी तरह से ये बैंक है, लेकिन ये कोई एक कंट्री का बैंक नहीं है, ये आपका पूरे वर्ल्ड का बैंक है, ठीक है। तो जहाँ पर भी किसी भी तरह की, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किसी भी तरह के जो लोन्स है वो रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है पिक्चर में आता है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो लोन है या फिर जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही आता है। और ज़्यादातर जो वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ही इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं। तो ऑप्शन बी का जो है वो राइट आंसर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ for the people in those countries. Its headquarter in the Washington DC, again in the USA. तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि मेजरली जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतना पैसा है कि वो अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। बट और वहाँ पे डेवलपमेंट के भी चांसेस भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कम देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू दोज कंट्रीज़ विच आर स्टिल डेवलपिंग इन द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, तो वहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उनके पास कैपिटल की भी कमी होती है, तो वर्ल्ड बैंक वहाँ पे जो पैसा है वो प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, इसका वो हेडक्वार्टर्स आप याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी के अंदर। उसके बाद अगर बात करें, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, जेनेवा स्विट्जरलैंड, फ्रांस पेरिस, पेरिस इन फ्रांस, और उसका वाशिंगटन डीसी USA या लंदन UK। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। IMF की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम करता है, बट इसका थोड़ा सा पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। 1991 इंडिया की अगर बात करें काफ़ी फेमस है ये। इंडिया के अंदर जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ही कम रह गया था, लगभग एक वीक के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो रह गया था। अब ये होता क्या है ना, फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि इंडिया अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करना चाहता है तो उस केस में क्या होता है कि एक ऐसी करेंसी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है, दैट इज़ द US डॉलर, ठीक है। तो US डॉलर सभी कंट्रीज अपने पास रखती हैं, ऑल दो अभी धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, ठीक है। बट यस, अगर उस टाइम की बात करें तो US डॉलर जो था वो एक ऐसी मेजर करेंसी थी जिस चीज़ के साथ, मतलब जिस चीज़ में कोई भी कंट्री ट्रेड करने को रेडी थी। मतलब अगर आप रशिया से कुछ बाय करना चाहें तो रशिया चाहती थी कि उसको जो पेमेंट है वो US डॉलर में हो। अगर आप इंडिया से बाय करना चाहें तो इंडिया भी यही चाहता था कि US डॉलर में पेमेंट हो। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड, कोई भी कंट्रीज जो है वो यही चाहता था कि US डॉलर के अंदर जो है वो पेमेंट हो। एंड द रीज़न इज़ क्यों ऐसा था, क्योंकि US गवर्नमेंट या US जो है वो इंश्योर करता है सारी इकोनॉमीज़ को, सारी कंट्रीज़ को, कि अगर आप US डॉलर जो है US में सबमिट कराओगे दैट सेम अमाउंट का जो गोल्ड है वो आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स US डॉलर की वैल्यू है, ठीक है। जिस तरह से RBI का नोट है जो कि कहता है कि नोट्स पे जो है करेंसी पे मेंशन है कि मैं धारक को जो भी रुपए है देने का वचन करता हूँ। दैट मीन्स अगर आप वो नोट जो है RBI के पास लेके जाओगे तो RBI क्या करेगा, आपको उतनी वैल्यू का जो गोल्ड है वो प्रोवाइड करेगा, तो आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है। सेम उसी तरह से US डॉलर का था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज था, मतलब वही US डॉलर, वो ख़त्म होने की कगार पे था, ठीक है। और उसके बाद इंडिया की जो हालत, इकोनॉमिक हालत वो ख़राब हो चुकी थी, तो इंडिया ने क्या किया था, IMF से लोन लिया था लगभग 2 बिलियंस का, ठीक है। जो लोन है वो इंडिया ने IMF से लिया था। अब इस केस में क्या हुआ था, IMF ने लोन तो प्रोवाइड किया बट उसके साथ कुछ कंडीशन जो इंडिया के सामने रखी, जिनमें से वन ऑफ द कंडीशन थी कि ग्लोबलाइजेशन जो है आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें एंटर करेंगे, ग्लोबलाइजेशन इरा में एंटर करेंगे। उसका मतलब ये था कि अपनी जो इकोनॉमीज़ है उसको फॉरेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए ओपन कर देना। तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वाशिंगटन DC जो है USA में, वहाँ पर जो ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका ऑफिस देखने को मिलता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज हेडक्वार्टर्स इन द वाशिंगटन DC USA. इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू इट्स मेंबर कंट्रीज, हेल्पिंग टू प्रमोट द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसका काम क्या है, हेल्पिंग टू प्रमोट द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर इंडिया के साथ भी 1991 में हुई थी, जहाँ पे इंडिया की इकॉनमी जो स्टेबल नहीं रह पा रही थी, तो IMF से उसे लोन लेना पड़ा था और
उसके बाद जो है इंडिया का जो इकॉनमी है काफ़ी हद तक जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर एंटर कर गई, और आज हम देख ही सकते हैं कि इंडिया किस तरह से जो है उसकी इकॉनमी के अंदर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं तो कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, पेरिस फ्रांस में, न्यूयॉर्क USA में, या फिर वियना ऑस्ट्रिया में। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ILO की अगर बात करें तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये UN की ही एक एजेंसी है। UN कौन सा, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, यूनाइटेड नेशंस 1945 में जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो उसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, UN एजेंसी दैट प्रमोट्स द लेबर राइट्स। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी लेबर्स हैं उनकी राइट्स को, सोशल प्रोटेक्शन को और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल जो है इसके ऊपर ये आपका काम करता है। ये आपको इसके फुल फॉर्म से ही क्लैरिफाई हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स दे आर वर्किंग फॉर दी प्रमोशन एंड स्टेबिलिटी एंड जो है डेवलपमेंट ऑफ दी, किसके लिए, लेबर्स की जो है राइट्स हैं उनकी, उनको जॉब प्रोवाइड के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है। इट सेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू मेंबर स्टेट्स। तो ये क्या करती हैं, ये साथ में आपके इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस जो हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर स्टेट्स को। तो ये यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द लेबर राइट्स, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या UN की ही एजेंसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ऑप्शन ए, रिजॉल्व ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑप्शन बी, प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, ऑप्शन सी, इंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ऑप्शन डी, एड्रेस ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। देखिए, नाटो की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिसमें मेजरली एक मेंबर की बात करूँ तो USA आपको देखने को मिलता है। अभी अगर बात करें रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर क्या समस्या, किस तरह से चीज़ें बदली हैं, वो ये देखिए, जिस टाइम पे USSR था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हुआ और अलग अलग उसमें, तो उसमें से जो एरिया अलग अलग हुआ उसमें यूक्रेन भी एक जो कंट्री बन के उभरा। तो यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो रशिया के सपोर्टर्स हैं, मतलब दे फील कि उनको रशिया के साथ होना चाहिए था क्योंकि वो रशिया से ही निकले थे, ठीक है। तो लेकिन खैर वो यूक्रेन जो है एक अलग कंट्री बन के निकला। अब हुआ ये कि जो नाटो है इसके अंदर जो मेजर प्लेयर हैं वो आपका कौन है, USA हैं, और USA रशिया के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नाटो जो है उस ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी कंट्री ज्वाइन करता है तो देयर इज़ दी ऑब्लिगेशन, ठीक है, अदर मेंबर्स जो नाटो के हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अगर उस मेंबर कंट्री को अगर कोई भी अटैक करता है तो उस केस में जो अदर कंट्रीज़ हैं वो उसकी सपोर्ट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो पूरा मतलब नाटो जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी उस चीज़ के अंदर। अब यूक्रेन क्या कर रहा था, या फिर यूक्रेन में क्या समस्या चल रही थी कि यूक्रेन जैसे जैसे नाटो एक्सपेंशन हो रहा था तो यूक्रेन, एक डर था या फिर यूक्रेन ने इस तरह से इंडिकेशन दी थी कि वो भी जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर वो उसको ज्वाइन कर लेते तो उसके बाद रशिया किसी भी हालत में यूक्रेन पे अटैक करता तो उस केस में सारे नाटो कंट्रीज़ जो हैं रशिया के अगेंस्ट वॉर छेड़ देते हैं। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी बनता है जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक जो है वो कर दिया। अब उसके बाद वो सारी चीज़ें तो आपको पता है किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिफेंस। The NATO is a military alliance established in 1949 to provide the collective defense and security for its members. Its headquarter is in the Brussels, बेल्जियम में है ये, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और नाटो का एम क्या है, टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर अगेंस्ट द मिलिट्री एग्रेशन। तो अब आपको जो लास्ट लाइन है इससे समझ में आ गया होगा, अगेंस्ट द मिलिट्री एग्रेशन। तो ऑब्वियसली अगर यूक्रेन इसको ज्वाइन कर लेता तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में किसी भी हालत में रशिया जो यूक्रेन पे अटैक नहीं कर सकता था, और अगर करता भी तो यहाँ पे क्या करना पड़ना था, इंश्योर करते ये उस मेंबर कंट्री की सिक्योरिटी को, तो सारे नाटो कंट्रीज जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक समस्या थी जिसकी वजह से जो यूक्रेन वॉर जो है हमें देखने को मिलती है, रशिया यूक्रेन वॉर।
वन ऑफ द रीज़न हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे अगर बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की डायरेक्शन में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अलायंस, या फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द आउटर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स इस्टेब्लिश इन 1962, 1962 में इस्टेब्लिश किया गया और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोटिंग द इंटरनेशनल ऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेज ऑफ द आउटर स्पेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस लॉ। इट्स हेडक्वार्टर इन द वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और द मेन पर्पस है उसका क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेज ऑफ द आउटर स्पेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस लॉ। तो ये इसका मेन काम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए, आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतने ही जो क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप हमारे जो कोर्सेज़ हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या उसे बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है जो कि abhipedia.abhimanyu.com के नाम से है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे जो एग्ज़ाम के ऑप्शन हैं आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरफ आपको बैंकिंग एग्ज़ाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंबाइंड बैंक एंड क्लरिकल एग्ज़ाम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें आपको ये ऑल इंक्लूडिव सब्सक्रिप्शन नज़र आ जाएगा। उसके अलावा वीडियो कोर्सेज आ जाएंगे, टेस्ट कोर्सेज नज़र आ जाएंगे और यहाँ पे अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज भी नज़र आ जाएंगे। माइक्रो कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कोर्सेज लाइक आपका सेंटेंस कंप्लीशन, आर्ट एंड कल्चर हो गया, पेंशन इंश्योरेंस, एरर करेक्शन, ये सारे छोटे छोटे कोर्सेज जो है अवेलेबल होंगे। जैसे एरर करेक्शन की मैं बात करूँ तो 123 के अंदर आपको ये पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा। तो आप इसे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो। अगली बार मिलेंगे कुछ नए और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।